अस्सलाम वालेकुम। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 16 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर हमने इसका एक पार्ट डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट लॉज के बारे में डिस्कस किया था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो किसी भी चीज़ को स्टोर करता है। तो यहाँ पर फिज़िक्स में जो हम बात करेंगे, तो जैसे कि हम चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, कैपेसिटर्स होते क्या हैं? कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो चार्जेस को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। तो वो डिवाइसेस जो चार्जेस को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगी फर्दर प्रोवाइड करने के लिए, वो कैपेसिटर्स कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर होम अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर कैपेसिटर्स क्या करते हैं? वहाँ पर कैपेसिटर्स जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, यानी कि जब पीछे से वोल्टेज यानी पावर हाउस से वोल्टेज सही से नहीं आ रहा होता, तो जो कैपेसिटर्स होते हैं उन्होंने चार्जेस को स्टोर किया हुआ होता है, तो ये वो चार्जेस प्रोवाइड करते हैं ताकि चार्जेस मज़ीद जो अप्लायंस है उसको मिलें और उसके बाद वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। अदरवाइज़ जब उसको लैक ऑफ चार्जेस मिलेंगे, यानी उसको पीछे से जो वोल्टेज है या करंट है जब उसको वो कम मिलेगा, तो वो सही से फंक्शन नहीं कर सकती। यही वजह है कि जब वोल्टेज फ्लक्चुएट भी कर रहा होता है और उसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें एक स्टोरेज बैग लगा हुआ होता है जो क्या कर रहा होता है? चार्जेस को स्टोर कर रहा होता है, या उसमें अपने चार्जेस भी मौजूद होते हैं जो उनको सप्लाई करता है जब नीड होती है। तो यहाँ पर अब इसके बाद आप बाय फिगर देख सकते हैं। तो बाय फिगर अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कौन से कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स यूज़ होंगी? जो पैरेलल प्लेट्स होंगी, ये दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स होंगी। इलेक्ट्रोड्स यानी कि ये दोनों मेटालिक इन नेचर होंगी, दोनों मेटल्स होंगे, तभी ये चार्जेस को अपने पास स्टोर करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास अपने चार्जेस भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी कैपेसिटर्स बाय शेप डिफरेंटली मौजूद हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक हम यहाँ पर सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप बाय फिगर देखें तो यहाँ पर दो तरह के चार्जेस आपको दिखाई दे रहे होंगे दो प्लेट्स पर। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, Q पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस को शो कर रहा है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से मेंशन किया जा रहा है ये नेगेटिव चार्जेस को इंडिकेट कर रहा है। तो नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, दोनों प्लेट्स पर अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये चार्जेस एक तो पहली चीज़ के क्रिएट कैसे करवाए जाते हैं, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाई जाती है, यानी किसी भी सरफेस को या किसी भी हम कह सकते हैं रॉड को रब करके उसमें जब चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं तो जब उसको इंड्यूस करवाया जाता है, यानी उसको इनके करीब लाया जाता है, इन प्लेट्स के करीब लाया जाता है, तो इनमें अपने चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये टेम्पररी है। इसको परमानेंटली करने के लिए हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी कि इसको पूरे सर्किट से अटैच करते हैं। जब सर्किट से अटैच करते हैं तो उसमें जो एक साइड है प्लेट की वो पॉजिटिव हमें दिखाई देती है और दूसरी वाली नेगेटिव दिखाई देती है। तो यहाँ पर इन प्लेट्स पर चार्जेस भी स्टोर होंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस भी स्टोर होंगे, और दूसरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सप्लाई होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यहाँ पर स्टोर की जा रही होगी, जो कि आगे फर्दर अप्लायंसेस को रन करने के लिए यूज़फुल होगी। अब इसका जो एरिया है, दोनों प्लेट्स के एरिया को हम ए से मेंशन कर रहे हैं, और नीचे जो ई लिखा हुआ है ये ई शो कर रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। और आखिरी चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है डी लिखा हुआ, तो ये डी जो है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है उसको हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बात की बाय फिगर। अब बाय फिगर बात करने के बाद अब यहाँ पर इसके आप कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं, जो कि पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटी है, यानी इसके जो इसका जो स्टोरेज एरिया है उसके लिहाज से कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अब उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिन पे इसकी कैपेसिटी डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एरिया, इंक्रीज इन एरिया बिटवीन प्लेट्स। अगर
इन प्लेट्स का एरिया बढ़ा दिया जाए, या आप कह सकते हैं कि इन प्लेट्स का साइज़ बढ़ा दिया जाए, तो इन पे चार्जेस भी उतने ज़्यादा स्टोर होंगे और उतने ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट होगी। और जितना कम एरिया होगा उतने ही चार्जेस कम स्टोर होंगे और उतना ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि एरिया पे डिपेंड करती है कैपेसिटी, और रिडक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पर आपको डी से दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना कम होगा वहाँ पर कैपेसिटी चार्जेस को स्टोर करने की उतनी ही ज़्यादा होगी। वैसे तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो चीज़ ज़्यादा स्टोर होती है, और यानी गैप ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ स्टोर की जा सकती है, और गैप कम होता है तो वहाँ पर कम चीज़ स्टोर होती है। लेकिन कैपेसिटर्स के लिए ये चीज़ उल्टी होती है, यानी कि यहाँ पर ये होता है कि जब दोनों का डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस जब कम होगा तो वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर डिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो वहाँ पर चार्जेस की स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर चार्जेस कंटिन्यूसली यानी कि ज़्यादा गैप पर फ्लो करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा गैप पर फ्लो करने की वजह से उनमें कोलिजन ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर उनकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी कम होगी और जिसकी वजह से वो इधर उधर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लेकिन जब एक रीज़नेबल डिस्टेंस होगा और चार्जेस को हम कांस्टेंट रखें, यानी जितने चार्जेस मौजूद हैं इन प्लेट्स में उतने ही चार्जेस अगर कांस्टेंट रखे जाएं, तो वहाँ पर अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज़ करें तो वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि चार्जेस की एबिलिटी, स्टोरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं जैसे कि ये दो प्लेट्स मौजूद हैं, इन प्लेट्स के दरमियान में अगर कोई मीडियम आ जाए, वो मीडियम ग्लास हो सकता है, वो मीडियम मिक्का हो सकता है, या वो मीडियम कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो अगर वो मीडियम इसके बीच में आ जाए दोनों प्लेट्स के दरमियान में, तो वो मीडियम इसकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो मीडियम एक तरह से इन चार्जेस को अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो जिसकी वजह से इन प्लेट्स पर चार्जेस स्टोर हो रहे होते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रही होती है। तो एक तरह से अगर मीडियम मौजूद हो और वो जो मीडियम होगा वो इंसुलेटेड होगा, इंसुलेटेड यानी कि वो खुद कंडक्टेंस नहीं करेगा, वो करवाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई भी मीडियम हो लेकिन अगर वो इंसुलेटर है तो वहाँ पर उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटर्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद ये हो गए फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिलेशन बनाया जा रहा है कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो Q सबसे पहले कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। तो Q यहाँ पर चार्जेस हैं जो कि इस पर स्टोर हो रहे हैं, आप इसको कैपिटल Q भी ले सकते हैं, और V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना कम चार्ज स्टोर होगा उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्जेस होंगे उन पर काम भी उतना ज़्यादा किया जाएगा, जितना कम चार्जेस होंगे उन पर काम भी उतना ही कम होगा, तो जिसकी वजह से इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। चार्जेस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, चार्जेस कम पोटेंशियल डिफरेंस कम। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल है, अब प्रोपोर्शनल हटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू और कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर कैपिटल C है। कैपिटल C को हम यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर भी कहते हैं। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ये क्या है? ये एबिलिटी है जिसकी वजह से चार्जेस स्टोर हो रहे होंगे। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज़ द एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस, और आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो बिटवीन Q एंड V। अगर इसका बाय फॉर्मूला इसका फॉर्मूला बनाया जाए, Q से इसका फॉर्मूला बनाया जाए, तो यहाँ पर ये V जो है ये मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके ये Q से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये किसके इक्वल आएगा? यह आ जाएगा कैपिटल C के इक्वल। तो इसका मतलब कैपिटल C जो है यानी कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर जो है ये रेशियो है बिटवीन द चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
इसके अलावा आप इसको एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस भी कह सकते हैं, यानी वो सलाहियत या वो इसका काम जो ये क्या कर रहा है जिसकी वजह से चार्जेस को स्टोर कर रहा है, इसको भी हम कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट सपोज 1 हो जाता है, यानी कि इतने चार्जेस आए और इतनी कैपेसिटी हुई कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो गया, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो तो यहाँ पर हम v की जगह 1 पुट करेंगे, तो c को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c आ जाएगा। तो q इज इक्वल्स टू c का मतलब ये है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 1 होगा तो वहाँ पर जो चार्जेस स्टोर हो रहे होंगे वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर होंगे, यानी कि पूरी कैपेसिटी वहाँ पर यूटिलाइज हो रही होगी, सारा एरिया चार्जेस कंज्यूम कर रहे होंगे। इसके बाद अब यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, अब इसका यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट, कैपेसिटी का SI यूनिट होता है फैराड। SI यूनिट फैराड है, लेकिन फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है तो हम इसको फैराड्स में नहीं लेते, हम इसको फिर माइक्रो फैराड्स और पीको फैराड्स में लेते हैं। ये माइक्रो फैराड है और ये पीको फैराड है। अब 1 माइक्रो फैराड किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻6 फैराड के, और 1 पीको फैराड किसके इक्वल होगा, 10⁻12 फैराड के। यहाँ पर ये किस तरीके से आया ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पर हमने यूनिट कॉन्वर्जन्स को डिस्कस किया था। अब यहाँ तक कि कैपेसिटर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की अगर आप उर्दू मीनिंग देखें तो रुकावट होती है, तो बिल्कुल इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रुकावट ही है। ये करंट का अपोजिट वर्ड है, ठीक है। जैसे करंट क्या है, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी कि ये रुकावट पैदा करेगा। ये रुकावट है करंट के फ्लो के दरमियान में। जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो कुछ अपोजिट चार्जेस भी होते हैं जो कि उस फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसे एटम्स होते हैं टाइटली पैक, या हम कह सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं करंट के फ्लो करवाने में। एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में भी बीच में कुछ हर्डल्स आती हैं, बीच में कुछ हिंड्रेंसेस आती हैं जो कि कुछ पार्टिकल्स की वजह से होती हैं। वो पार्टिकल्स रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस क्यों होती है, ये कुछ पार्टिकल्स के टाइटली पैक होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, यहाँ पे इसके 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जितना हाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है उतना ही लो उसमें रेजिस्टेंस होगी, और जितना हाई उसमें रेजिस्टेंस होगी उतना ही लो कंडक्टर वो होगा। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट सब्सटेंसेस को, आयरन को, कॉपर को, निकल को, तो इनमें से सबकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबकी नेचर अलग अलग है। तो मटेरियल के कंडक्टर के नेचर चेंज होने की वजह से भी उनकी कंडक्शन कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर को हम कहते हैं वाटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में रेजिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसके अलावा कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करें तो वो कुछ ऐसे भी हैं जो लो कंडक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। ये कभी कंडक्ट करते हैं, कभी नहीं करते। इनकी कंडक्शन लो होती है, फिर इनकी कंडक्शन को एक प्रोसेस के थ्रू बढ़ाया जाता है तो कंडक्शन लो है क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। इसके बाद पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड कर रही होती है रेजिस्टेंस। दूसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होगी ऑब्वियसली उसमें उतने ही ज़्यादा टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन्स या टाइटली पैक एटम्स भी मौजूद होंगे। जब उसमें एटम्स टाइटली पैक ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जो आपका कंडक्टर है उसका पूरा ओवरऑल एरिया, तो उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितना कम एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। एरिया और लेंथ की जो एरिया और लेंथ जो फैक्टर है ये दोनों एक ही जैसे फैक्टर्स हैं। इसके बाद लास्ट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी कि जो उस सब्सटेंस की अपनी रेजिस्टेंस है वो वही होगी, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लो होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होना शुरू होगी। रेजिस्टेंस कम क्यों होगी? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं जो टाइटली पैक्ड थे अब वो भी फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे। तो जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो इसकी वजह से वहाँ पर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर पार्टिकल्स को मूव करवाता है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी कि जब टेम्परेचर दिया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, और मूवमेंट क्यों बढ़ेगी? तो जाहिर सी बात है वो टाइटली पैक नहीं रहेंगे। तो जब टाइटली पैक नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है टेम्परेचर रेजिस्टेंस को लो कर देता है। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसके बाद अब ये जो डायरेक्शनल मोशन है, यानी कि जिस तरफ से मिसाल के तौर पर हमें अगर करंट का फ्लो करवाना है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस को ओवरकम करके, ये कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है जो डायरेक्शनल मोशन हो रही है, यानी हम करंट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि उसने किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम उनकी कंडक्शन को कम करते हैं। तो उनकी कंडक्शन को कम करने के लिए हम अक्सर जगह पर आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो ब्रेक डाउन होता है। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारे घर में करंट आ रहा है, तो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेट करंट होता है, तो उसको अल्टरनेट किया जा रहा होता है थ्रू दी रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हैं ताकि उस करंट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। और वो अगर क्योंकि घर में जब आप ऐसा होता है कि हम कभी कभी एहतियात नहीं करते, तो जब हम एहतियात नहीं करते तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि डायरेक्ट करंट लग जाए और उसके बाद वहीं पे डेथ हो जाए। तो इस वजह से, लेकिन अगर आप पावर हाउस की तरफ देखें या आप ट्रांसफार्मर्स में देखें तो वो डायरेक्ट पावर सप्लाई हो रही होती है, वो डायरेक्ट करंट का सप्लाई हो रहा होता है। तो वहाँ से करंट ट्रांसफार्मर्स के थ्रू क्या किया जाता है, ऑल्टरनेट में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट की जाती हैं और उसके बाद फिर वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो रेजिस्टेंस अक्सर जगहों पर आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जाती है करंट के फ्लो को चेंज करने के लिए, ताकि वो इतना हार्मफुल इफेक्ट ना क्रिएट कर सके। इसके बाद फिर अब रेजिस्टेंस के लिहाज से और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिहाज से एक लॉ दिया गया है जिसको ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इन्होंने ये लॉ दिया था, ये कहते हैं कि जो करंट पास हो रहा होगा किसी भी कंडक्टर से, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मेटल हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ज़्यादातर कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं अगर इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात की जाए, और वैसे सॉल्यूशंस की बात की जाए तो ज़्यादातर सॉल्ट्स होते हैं। इसके बाद अब अगर कंडक्टर से हम करंट पास करवाएं, तो किसी भी कंडक्टर से अगर हम करंट को पास करवा रहे हैं तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जितना कम करंट होगा उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर provided that the temperature and other physical conditions of the conductor are kept constant। अब दो चीज़ों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, एक तो हो रहा है फिजिकल कंडीशंस, दूसरा टेम्परेचर। अब पहली चीज़ क्या बताई गई कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, और करंट क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उतना ज़्यादा चार्जेस मूव करते हैं और चार्जेस वर्क करते हैं और करंट
प्रोड्यूस होता है। हम जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो होता है और करंट जनरेट होता है। तो ये जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो एनर्जी है और करंट उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी उतना ही कम करंट प्रोड्यूस होगा। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। लेकिन क्योंकि ये लॉ है तो लॉ में कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती हैं। कोई भी लॉ 100% एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें हम कुछ चीज़ों को लिमिटेड करके, कुछ चीज़ों को कांस्टेंट करके फिर उसको हम प्रूफ कर रहे होते हैं, फिर हम उसमें रिलेशन ले रहे होते हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनवर्स। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट कंडीशन है, जो लिमिटेशंस है, वो दो चीज़ों की है, एक टेम्परेचर और दूसरा फिजिकल कंडीशंस। तो टेम्परेचर जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के लिए कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पर इस फैक्टर को हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ है फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अब किस तरह होगा ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगी। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ गया। अब ये इक्वल्स टू और कांस्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वो V इज इक्वल्स टू आई आर आ गया। ये R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रुकावट है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें दोनों का डायरेक्ट रिलेशन लेना है V और I का, तो वहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, हम रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे, तो वहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा I के। और अगर हम ये रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज कब होगी, रेजिस्टेंस एक फिजिकल कंडीशन है, ये चेंज कब होगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी। यानी कि आप ऐसा सर्किट नहीं ले सकते जिसमें आप टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं और फिर आप उसमें आप रिलेशन चाह रहे हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए V के। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने उसका एक फैक्टर डिस्टर्ब कर दिया। तो सारे फैक्टर्स का कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है लॉ की एप्लीकेशन के लिए। वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होना ज़रूरी है जो कि साइंटिस्ट ने दिए होते हैं। तो यहाँ पर एक तो टेम्परेचर, जैसे कि मैंने कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ओम्स लॉ होल्ड्स गुड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लो होना ज़रूरी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी और वो फ्लक्चुएट कर जाएगी। इसी तरह फिजिकल कंडीशन मैंने बताया, जैसे रेजिस्टेंस एक फिजिकल कंडीशन है, इसी तरह अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन। डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं उतना ज़्यादा उसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा, या जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्टर्ब होगा। तो करंट भी डिस्टर्ब हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ डिस्टर्ब होगी तो दूसरी भी डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर ये रिलेशन से हट जाएगी। इसकी वजह से हमें टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I चाहते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। अब अगर मुझे R का फॉर्मूला चाहिए तो R का फॉर्मूला कैसे आएगा, ये I यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन I के। अब यहाँ पर इसका यूनिट, अब यूनिट जो रेजिस्टेंस का यूज़ होता है, ऐसा ही यूनिट जो होता है वो ओम होता है। और ये ओम जो है ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है ये एक ग्रीक लेटर है, हम कह सकते हैं ग्रीक सिंबल है जिसे ओमेगा कहा जाता है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज में ओमेगा है, लेकिन इसको हम ऐसा ही यूनिट है। फिर ये डिफरेंट उसमें यूनिट्स में आ सकता है, मिली ओम भी हो सकता है, माइक्रो ओम भी हो सकता है, किलो ओम भी हो सकता है और मेगा ओम भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से, डिफरेंट यूनिट्स के लिहाज से इसको कन्वर्ट किया जाएगा ओम में। तो यहाँ तक ये रेजिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डिस्कस अदर चैप्टर्स। अल्लाह हाफिज़।